everybody, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो BST के पार्ट 1 के सारे कीवर्ड्स मैंने अपलोड कर दिए हैं. सारे कीवर्ड्स आपको न्यू प्लेलिस्ट के अंदर, जो बिजनेस स्टडीज की हमारी एग्जाम रिवीजन प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको पार्ट 1 के सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे. अब इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे पार्ट 2 के 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट के सारे कीवर्ड्स. देखो, इन कीवर्ड्स की हेल्प से आप केस स्टडीज भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपकी केस स्टडीज में ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स आते हैं तो केस स्टडी देखकर आपको समझ में आ जाएगा किस कॉन्सेप्ट की बात करी गई है, किस टॉपिक की बात करी गई है. साथ साथ में इन कीवर्ड से एक बार आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा. 5-10 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. तो शुरू करते हैं फटाफट से. सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की. देखो, अगर केस स्टडी में कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि फंड्स को एफिशिएंटली एक्वायर करना, जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतने फंड्स ही लेकर आना और उन फंड्स को सोच समझ के एलोकेट करना, सोच समझ के खर्च करना, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. फंड से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस लेना कि हमें कितने फंड्स प्रोक्योर करने हैं, कितने फंड्स लेकर आने हैं, हम कितने फंड्स को एलोकेट मतलब खर्च करने वाले हैं, यूटिलाइज करने वाले हैं, फंड्स को हमें किन किन जगह पर यूटिलाइज करना है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ फंड्स. और फिर जब हमें सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने लगते हैं तो उन फंड्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने अपने शेयर होल्डर्स को इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कितना कंपनी खुद के पास में रखेगी इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. ये सारे डिसीजंस किसके अंदर आते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? हमेशा याद रखना, 1 मार्कर के अंदर पूछा जाता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद है टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए. यानी कि उन्होंने जो शेयर्स परचेज करे हैं उन शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होनी चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, वो हमेशा खुश रहे. केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड. केयरफुली सिलेक्ट करना कि फंड्स को हम कहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं. सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल, बहुत ही सोच समझ के देखना कि यार हमें कौन से प्रपोजल में पैसा लगाना है, कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है. जब हम फिक्स्ड असेट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं कि कौन से लैंड में पैसा लगाएं, कौन सी मशीनरी में पैसा लगाएं, कौन से फिक्स्ड असेट्स, कौन से प्रोजेक्ट प्रपोजल में पैसा लगाना है, ये जो डिसीजंस होते हैं ये किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. इरिवर्सिबल डिसीजन है, इन डिसीजंस को आप रातों रात बदल नहीं सकते. तो बहुत ही केयरफुली हमें सोचना होता है कि हम कौन से प्रपोजल में पैसा लगाएं. डिसीजंस विच इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स, इन डिसीजंस में बहुत सारा पैसा लगता है. जैसे अगर आप कोई नई ब्रांच ओपन करना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ कौन से फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाना है, किसके अंदर आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर. इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फिर बात करते हैं कि फंड्स को हमें कैसे एक्वायर करना है. ये तो बात हो गई कि हम फंड्स को कहां पर एलोकेट करने वाले हैं, कहां खर्च करने वाले हैं. डिसीजंस रिगार्डिंग डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये डिसाइड करना कि हमें पैसा कहां से एक्वायर करना है, कि हम ओनर्स फंड से पैसा एक्वायर करें या फिर हम बोरोड फंड से पैसा लेकर आए. ओनर्स फंड का मतलब है हम हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकाल सकते हैं, हम इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू करके मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, या फिर हम पैसा बोरो करें, बैंक से लोन वगैरह ले, किस तरह से पैसा हम लेकर आए. तो ओनर्स फंड से कितना पैसा रेज करना है, बोरोड फंड से कितना पैसा रेज करना है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. रेशियो डिसाइड करना कि कितना पैसा तो हम ओनर्स फंड से रेज करेंगे मतलब इक्विटी से रेज करेंगे, कितना पैसा हम डेट से रेज करेंगे मतलब बोरोड फंड से रेज करेंगे. इसमें आ जाता है जैसे शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, या फिर लोन लेकर हम हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं. डेट और इक्विटी के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन. तो ये था हमारा पैसा कहां खर्च करना है, ये है कि पैसा हम कहां से रेज करें, पैसा हम डेट से कितना रेज करेंगे और इक्विटी से कितना रेज करेंगे, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है भाई, पैसा हम लोगों ने एलोकेट भी कर लिया, पैसा हम लोग लेकर भी आ गए. अब हमें सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने लगते हैं, सरप्लस होने लगता है. तो ये जो सरप्लस फंड्स होंगे, ये जो हमारा प्रॉफिट होगा, इसे हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना हम अपने पास में रखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे देगी, ये सारे डिसीजंस किसके अंदर आते हैं? डिविडेंड डिसीजन के अंदर.
डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, एडवांस में डिसाइड करना, कभी भी कोई काम अगर हम एडवांस में करते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लानिंग कर देते हैं। अगर यही प्लानिंग हम पैसे की करते हैं तो उस प्लानिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू। और जब हम पैसे की प्लानिंग करते हैं दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एडवांस में डिसाइड करना कि हमें कितना पैसा स्पेंड करना है, किन किन चीजों पर स्पेंड करना है। इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग मेक श्योर करके रखता है कि जब भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होंगे। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम, हर समय राइट समय पे हमारे पास में राइट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल होना, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। कि कभी भी अगर हमें पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो हम ठन ठन गोपाल नहीं होने चाहिए, हमारे पास में पैसा अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब डेट और इक्विटी के प्रपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट ऊपर आता है मतलब बोरोड फंड से कितना पैसा रेज करा है, इक्विटी नीचे आता है कि ओनर्स फंड से कितना पैसा रेज करा है। इस प्रपोर्शन, इस रेशियो को क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज, जहां से हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, कि डेट का कितना प्रपोर्शन है कंपनी की ओवरऑल कैपिटल के अंदर। तो ऊपर तो हमारे पास में डेट आ गया कि बोरोड फंड से कितना पैसा रेज करा है, नीचे क्या आ जाती है हमारे पास में, टोटल कैपिटल आ जाती है। टोटल कैपिटल का मतलब है डेट से जो पैसा रेज करा है वो भी, प्लस इक्विटी से जो पैसा रेज करा है वो भी। ये होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल्स, डेटर्स, बैंक, की सारी चीजें क्या होती है, करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स के अंदर हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। और जितना पैसा हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं, लैंड, बिल्डिंग में, मशीनरी के अंदर, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारी फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आ गया, एक बार रिवाइज हो गया क्विकली। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास में आता है फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट विच ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर। ये एक ऐसा मार्केट है जिसकी हेल्प से जो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स है, जो पैसा हम बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट करते हैं या फिर हम शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह परचेज करते हैं, तो हम हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग्स है वो किसके पास में जाती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में जाती हैं, यानी कि बिजनेस फर्म्स के पास में जाती हैं। इस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा किसके पास में जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में। मतलब ये सेवर्स को और बोरोवर्स को लिंक करता है। सेवर्स कौन है, हम लोग जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, यहाँ पर सेवर्स है, और जो बिजनेस फर्म्स है वो क्या है, यहाँ पर बोरोवर्स है। हाउस होल्ड सेक्टर को ही सरप्लस यूनिट्स भी बोला जाता है। क्या कहते हैं, सरप्लस यूनिट्स। तो ये सरप्लस यूनिट्स और डेफिसिट यूनिट्स, डेफिसिट यूनिट्स कौन है, हमारी बिजनेस फर्म्स जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ये उन्हें लिंक करता है। तो याद रखना, हाउस होल्ड सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ने का काम, सेवर्स बोरोवर्स को लिंक करने का काम, सरप्लस यूनिट्स और डेफिसिट यूनिट्स को लिंक करने का काम किसका है, फाइनेंशियल मार्केट का। अब जब यही मार्केट हमारा देखो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जब कंपनीज को 1 ईयर तक के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो किसका सहारा लेती हैं, मनी मार्केट का। और जब कंपनीज को लॉन्ग या फिर मीडियम टर्म तक के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किसका सहारा लेती हैं, कैपिटल मार्केट का। तो मनी मार्केट क्या है, मार्केट फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट फंड्स। अगर हमें 1 साल तक के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को 1 साल तक के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, 1 साल के अंदर अंदर कंपनी पैसा रिटर्न कर देगी, दैट इज मनी मार्केट। इसके इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को याद होंगे, जैसे कमर्शियल बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल वगैरह है। इंस्ट्रूमेंट्स कोर्स के अंदर नहीं है, याद रखना। जब कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी किसका सहारा लेती है, मनी मार्केट का। लेकिन जब कंपनी को मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, जब कंपनी को फिक्स कैपिटल के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को कोई लैंड परचेज करना है, कंपनी को कोई बिल्डिंग में पैसा लगाना है, कंपनी को किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी मशीनरी वगैरह में पैसा लगाना है, इन दैट सिचुएशन कंपनी किसका सहारा लेती है, कैपिटल मार्केट का। ये पैसा रिटर्न करने में कंपनी को 1 साल से ज्यादा लगता है, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कोर्स के अंदर है
कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, म्यूचुअल फंड्स इसमें आता है, कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है, दैट इज कैपिटल मार्केट। अब देखो जब भी कोई सिक्योरिटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इशू करी जाती हैं, जब कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, उस मार्केट को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी मार्केट। तो इसे हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। यहां पर सिक्योरिटीज इशू करी जाती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डायरेक्टली इसकी वजह से कंट्री में क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और यहां पर जो सिक्योरिटीज की प्राइसेस हैं वो कौन डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड करती है। तो इसे हम न्यू इशू मार्केट भी बोल सकते हैं। यहां पर सिक्योरिटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इशू करी जा रही हैं, डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, कंपनी के पास में पैसा आता है, उन पैसों से कंपनी क्या करती है, बहुत सारे फिक्स्ड असेट्स खरीदती है, मशीनरी वगैरह में पैसा लगाती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो प्राइस भी कौन डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड करती है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। लेकिन जो सिक्योरिटीज मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो सेकंड हैंड सिक्योरिटीज हैं, आपके पास में कोई सिक्योरिटीज है, आप इन्वेस्टर हो, अगर आप अपनी सिक्योरिटीज किसी दूसरे पर्सन को सेल करना चाहते हो, किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल करना चाहते हो, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो अगर हम बात करें सेकंड हैंड सिक्योरिटीज की सेल और परचेज के लिए जो मार्केट होता है, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज की सेल और परचेज के लिए जो मार्केट होता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। यहां पर जो सिक्योरिटीज है वो डायरेक्टली कंपनी इशू नहीं करती है, यहां पर सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टर के पास में होती हैं, वो सिक्योरिटीज दूसरे इन्वेस्टर को सेल करता है। तो यहां पर कभी भी डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर सिर्फ रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की ही ट्रेडिंग होती है, रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को ही सेल और परचेज करा जा सकता है। और यहां पर सिक्योरिटीज की प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करती है, सिक्योरिटीज की प्राइस डिसाइड होती है, सिक्योरिटीज की डिमांड कितनी है, सिक्योरिटीज की सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज की प्राइस डिसाइड होती है। The main function of stock market is to provide ready market for the sale and purchase of securities। याद रखना, स्टॉक मार्केट का मेन काम क्या होता है, ये एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है, जहां पर इन्वेस्टर्स कभी भी कोई भी सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल फोन पर एक क्लिक की हेल्प से। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। Stock exchange enables the people to invest in ownership securities by regulating trading practices। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हम लोगों को एनकरेज करता है कि हम ओनरशिप सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं, हम इक्विटी वगैरह में पैसा लगाएं, इक्विटी शेयर्स वगैरह में पैसा लगाएं। और सारी की सारी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करा जाता है कि हम जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे साथ में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो, कोई घपलेबाजी ना हो। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। नोट दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड, द प्राइस, द डेट, ब्रोकरेज चार्जेस। उस नोट का नाम बताओ जिसके अंदर मेंशन होता है कि जो भी इन्वेस्टर है उसने कितनी सिक्योरिटीज परचेज करी है या सेल करी है, किस प्राइस पर परचेज या सेल करी है, किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो ब्रोकर है वो अपना कितना ब्रोकरेज चार्ज ले रहा है। इस नोट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब हम सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होल्ड करके रखते हैं, आजकल हम सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रखते हैं, सिर्फ एक एंट्री पास होती है कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा आया है, हम लोगों ने सिक्योरिटीज सेल कर दी, या हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, हम लोगों ने सिक्योरिटीज परचेज करी हैं। यहां पर हम सिक्योरिटीज को फिजिकल ट्रांसफर नहीं करते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। क्या कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। ये सारा काम किसकी हेल्प से होता है, डीमैट अकाउंट की हेल्प से होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। इस डिपॉजिटरी सिस्टम के जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है सारी की सारी सिक्योरिटीज को अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होल्ड करके रखने का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है सारी की सारी सिक्योरिटीज को अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होल्ड करके रखना, दैट इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का जो एजेंट होता है, देखो ये जो डिपॉजिटरी है और हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, हम लोगों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, हमारे बीच में एक मीडियरी होता है जिसे हम डीपी बोलते हैं, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये जो डीपी होता है ये डिपॉजिटरी का क्या होता है, एजेंट होता है। तो डिपॉजिटरी के एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपी बोलते हैं, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसी को हम लोग ब्रोकर भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी। याद रखना, एन फॉर नेशनल, एन फॉर निफ्टी, तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा।
ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, मेक श्योर करके रखती है कि किसी तरह की गलत प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मतलब पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज का पापा कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूरे स्टॉक एक्सचेंज का पापा कौन है? सेबी है, जो पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, मेक श्योर करके रखता है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाए, उनके साथ में कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज, कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो। अब सेबी के 3 तरह के फंक्शंस है। सेबी के फंक्शंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस। स्टॉक मार्केट और ज्यादा डेवलप हो, ग्रो हो, दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस। और रेगुलेट करना कि कुछ भी घपलेबाजी ना हो, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाना, वो किस में आता है? रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर। तो प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, किसी तरह की फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस ना हो, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, ये सारे काम किसके अंदर आते हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर। मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं। इंटरमीडियरीज जो है, ब्रोकर्स वगैरह हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इंटरनेट ट्रेडिंग को भी एनकरेज करना कि आज हम डीमैट अकाउंट के थ्रू इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंडरराइटिंग आज ऑप्शनल हो चुका है। ये सारे फंक्शंस किस में आते हैं? डेवलपमेंटल फंक्शंस के अंदर। और सेबी रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, सारे के सारे जो ब्रोकर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करता है, उन्हें रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रेशन, इन्हें रेगुलेट करके रखने का काम। टाइम टू टाइम इंक्वायरी और ऑडिट कंडक्ट करवाना कि किसी तरह की माल प्रैक्टिसेस वगैरह ना हो, ये सेबी क्या करता है? रेगुलेटरी फंक्शंस प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? तो 2 चैप्टर्स हम लोग क्विकली रिवाइज कर लिए, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। इसे फटाफट से तैयार करो, थोड़ी सी देर में एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम लोग करेंगे लास्ट के 2 चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।